तो आजकल लोग ग्लोइंग स्किन बहुत चाहते हैं, तो इसमें आयुर्वेद का कितना रोल है? क्योंकि आहार बहुत इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेद में ही माना गया है कि आहार अगर आप अच्छा ले रहे हैं तो दवाई की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर आहार से स्किन और आयुर्वेद कैसे रिलेटेड है? मतलब पहले तो मेरा इस तरह की जो ग्लोइंग स्किन की अगर कोई पेशेंट हो या कोई भी चाहता है तो जी सबसे पहला ज़रूरी है। और आयुर्वेद में एक टर्म यूज़ की जाती है जरा। जरा मतलब एक तरह एजिंग वाली बात कर रहे हैं। अगर बढ़ रही है किसी की तो आयुर्वेद ने च्यवनप्राश बनाई इसी चीज़ के लिए था। टर्म है रसायन चिकित्सा। बिल्कुल। रसायन चिकित्सा का मतलब हो गया बॉडी को रेजुमिनेशन करना। और उसके बाद में सब कुछ करने के बाद इसके ऊपर क्या टेक रहेगा आयुर्वेद के लिए? क्या आयुर्वेद के हिसाब से बच्चों के लिए अच्छा है? सबसे पहले सिम्टम वही ड्राइनेस। सबसे पहले एक वही चीज निकल के तो माता पिता को क्या ध्यान रखना है बच्चों के लिए? क्या दिक्कत आएगी बच्चे को? क्या पापा मम्मी उसके लिए ध्यान रखें? कब वो एक अपने घर के नुस्खे के साथ साथ आपसे मिले या किसी भी अपने? मैं तो ये कहता हूँ स्किन से अभी जो बात चल रही थी, पिंपल्स का बहुत बड़ा रोल है और लोग परेशान रहते हैं। अगर आयुर्वेद के हिसाब से हम देखें तो इसको हम युवान पीढ़ी का या मुखदुशी का इस तरीके से हम बोलते हैं, उसको हम एक्ने बोल देते हैं। अब एक्ने में क्या है कि देखिए आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम देखें तो हमें हर वो चीज़ पेशेंट को देनी है, क्योंकि उसका मोस्टली एक्ने वाले में क्या होगा कि उसकी ऑयल ग्लैंड्स थोड़ी सी ज़्यादा एक्टिव होगी। तो ऐसे पेशेंट को वो चीज़ जो उसको थोड़ा सा ड्राइनेस की तरफ लेके जाए, प्लस लीवर के लिए थोड़ी ठीक हो और उसकी शरीर के गर्मी को कम करे। अच्छा। तो ऐसी तीनों चीजों पे काम करने वाला एक सिंगल ड्रग है। तो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सभी को नमस्कार। अच्छा सर, इसमें स्किन की जैसे हम लोग बात कर रहे थे, तो आजकल लोग ग्लोइंग स्किन बहुत चाहते हैं, तो इसमें आयुर्वेद का कितना रोल है? क्योंकि आहार बहुत इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेद में ही माना गया है कि आहार अगर आप अच्छा ले रहे हैं तो दवाई की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर आहार से स्किन और आयुर्वेद कैसे रिलेटेड है? और ग्लोइंग स्किन, आजकल सब चीज़ें स्किन, अगर आप स्किन की पे जाएंगे तो लोग पागल हैं स्किन के लिए कि स्किन कैसे अच्छी हो, और इंटरनल कोई करना नहीं चाहता बाहर से। इस पे तो इतने वीडियोस हैं, मतलब इंस्टा पे और उस पे तो बाप कि कोरियन स्किन, कोरियन ग्लांस का भी आजकल कोरियन वो फेशियल आ गया है काफी कुछ। और ये वाला आलू मिक्स कर लो, ये खरबूजा ले लो, उसको मिक्स करके उसका लेप बनाओ और वो लगा लो। बाप रे, मैं तो कभी भी कुछ भी, एक बार आपने गलती से कुछ खोल दिया अपना एक कंटेंट देखने के लिए, क्या क्या खुल जाता है उसके अंदर। और सेम कंटेंट ही आने हैं फिर उसी तरह के घूमेंगे वो तो हो जाते हैं फिर। देखिए क्या है, पेशेंट मेरे पास भी बोलते हैं कि सर मेरे को है ना ऐसी कोई मेडिसिन दे दो कि मेरी स्किन ग्लो कर जाए। वो पेशेंट बहुत टेंशन वाला। मतलब पहले तो मेरा इस तरह की जो ग्लोइंग स्किन की अगर कोई पेशेंट हो या कोई भी चाहता है तो जी सबसे पहला ज़रूरी है वो आदमी खुश रहना चाहिए। ये आपने बड़ी चीज बोली। ये इसके अलावा और कितना भी आप कर लो वो टेम्परेरी होगा, वो परमानेंट हो ही नहीं सकता। आपने कुछ दिन के लिए फेशियल करके अपना ग्लो बढ़ा लिया, आपने कुछ दिन के लिए कुछ कोरियन ग्लास का या कुछ इस तरह का कुछ और यूज करके, आजकल वो आइस थेरेपी भी चल रही है। आइस बहुत ज्यादा सेलिब्रिटी तो, प्रमोट कर रहे हैं आजकल। तो वो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद में भी मेकअप तो फिर भी करना पड़ता है। चाहे सेलिब्रिटी क्यों ना कर रहे हो, वो मेकअप करके ही आइस लगा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो। लेकिन जब इंटरनल आदमी की एक इंटरनल जो स्ट्रेस लेवल जो कम होता है वो कितना खुश रहता है ना। आप देखिएगा जो एक हंसमुख आदमी होगा, जो खुश रहने वाला होगा, उसकी फेस को आपको अलग पता चलेगा। और जो स्ट्रेस वाला आदमी होगा उसके फेस से आपको बिल्कुल अलग पता चलेगा। और आयुर्वेद में एक टर्म यूज की जाती है जरा। जरा मतलब एक तरह एजिंग वाली बात कर रहे हैं। एजिंग मतलब एजिंग अगर बढ़ रही है किसी की तो आयुर्वेद ने च्यवनप्राश बनाई इसी चीज के लिए था। भाई च्यवनप्राश का जो जन्म हुआ था वो इसलिए हुआ था कि उम्र रोकनी है। अच्छा। और जो च्यवन ऋषि थे जिनके नाम पे च्यवनप्राश है, तो उन्होंने एक, और उसके साथ में अब लोग च्यवनप्राश आज भी उसी हिसाब से खाते हैं कि इससे उम्र रुकती है। लेकिन आप ये देखिए कि उसमें पूरा एक प्रोसेस था। वो इतने दिन तक एक कुटी में रहे, है ना, कुटी में रह के उन्होंने इस च्यवनप्राश का सेवन करा और तब जाके उनको वो अपनी उम्र को रोक पाए।
जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है। भाई आज का नहीं, हम कह सकते हैं कि उस टाइम सच में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, टेक्स्ट में लिखा है उसके हिसाब से च्यवनप्राश इसलिए बना। अब आयुर्वेद में एक टर्म है रसायन चिकित्सा। बिल्कुल। रसायन चिकित्सा का मतलब हो गया बॉडी को रेजुविनेशन करना। वो कैसे किया जाएगा? हर ट्रीटमेंट के बाद में, चाहे हमने किसी भी ट्रीटमेंट को, क्योंकि दो तरह से देखिए ट्रीटमेंट होता है किसी भी डिजीज का, एक शोधन थेरेपी होती है, एक शमन थेरेपी होती है ना? अच्छा। शमन हम मेडिसिन के थ्रू करते हैं, ओके। और शोधन हम पंचकर्मा के थ्रू करते हैं, जो डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस है पूरी की पूरी, जिसमें हम वोमिटिंग करवाते हैं, लूज मोशन करवाते हैं, फिर एक लीच थेरेपी या विदकर मतलब ये रक्त मोक्षण है, नश्यम नेजल ड्रॉप डाल के की जाती है, और एक एनिमा होता है उसमें, अगर मैं अपनी एक नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊं तो ये 5 है, इनसे बॉडी को डिटॉक्सिफाई किया जाता है। और उसके बाद में सब कुछ करने के बाद में रसायन चिकित्सा दी जाती है। रसायन मतलब रस मतलब आपकी बॉडी की एक एक सेल्स को वापस से रेजुविनेट करना है। इंटरनल क्लीनिंग किया आपने, फिर वो दिया। हाँ। तभी उसका फायदा है। आज के टाइम में ना शोधन हुआ ना शमन हुआ, सीधी रसायन चिकित्सा हो गई। हाँ, तो अंदर के टॉक्सिन्स तो वहीं के वहीं रहे। वहीं रहे। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने ये सारे बताए पंचकर्मा, तो ये नॉर्मल लोगों को वैद्य की उससे लेने चाहिए, मतलब बिल्कुल लेने चाहिए, और बहुत फ्रिक्वेंट नहीं लेने की मैं बात करता, मतलब एक तरह से सर्विसिंग है बॉडी, सर्विसिंग है। आप 1 साल 2 साल में कभी 2 साल में एक बार अगर ले लें तो नुकसान नहीं, बिल्कुल करवाना चाहिए। और आज के टाइम में जिस तरह की हमारी लाइफ स्टाइल है हो चुका है, तो उसमें तो बिल्कुल हमें कभी ना कभी एक बार को अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करवाना चाहिए। लेकिन उसमें भी है ना, आज के टाइम में क्या हो गया कि जाने के बाद में पेशेंट का सब कुछ कर देते हैं, वमन भी उसका हो रही है, बिल्कुल हो रही है, वमन भी चल रहा है उसका, विरेचन भी कर दिया, अस्थि भी दे दी, ये भी दे दिया, वो भी दे दिया, सब कुछ कर दो इसका, तो वो नहीं, मतलब आयुर्वेद में भी अब बड़े जो कमर्शलाइजेशन होगा, मैं इसको इस तरीके से नहीं बोलूंगा, बट बड़े बड़े जो सेंटर्स हैं तो वो इसको पूरा कमर्शलाइज कर रहे हैं। तो वहां पर अब हमारा जो गुरुओं ने ज्ञान दिया था वो थोड़ा सा गलत तरीके से यूज करके, इसीलिए जो है वो साउथ और नॉर्थ का जो पंचकर्मा का तरीका है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। हाँ, साउथ में अलग तरीके से पंचकर्मा किया जाता है, वहां पे टाइम भी देखते हैं मोस्टली, किस टाइम क्या होना है। यहाँ पे टाइम के हिसाब से नहीं, यहाँ पे जब पेशेंट आता है उसकी डिजीज के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। तो ये एक डिफरेंस है दोनों में। अच्छा, डिजीज बेस्ड है ये, मतलब प्रकृति नहीं डिजीज बेस्ड है वैसे, कि भाई अगर किसी को वात की दिक्कतें हैं तो उसको हम एनिमा दें, अच्छा है ना। अगर स्किन के इश्यूज हैं तो उसको विरेचन और रक्त मोक्षण करवाया जा सकता है। नेजल या ब्रेन या हेयर से रिलेटेड इश्यूज हैं तो उसको नश्यम करवाया जाता है। सर्वाइकल में भी नश्यम का बड़ा अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो इस तरह से सारी चीजें। तो ये तो जैसे पंचकर्मा सेंटर्स पे जाके हो गया, लेकिन जैसे कुछ घरेलू भी, जैसे गट की मैंने बात की थी, तो मैं आयुर्वेद का बहुत पहले मैंने सुना था कि गट से ही सारी चीजें शुरू हैं। अगर आपका गट अच्छा रहेगा तो और मतलब आपका पेट स्वस्थ रहेगा तो आप पूरी तरह से, जो आप हैप्पी रहने की बात कर रहे थे, खुश रहने की, तो साइंटिफिक उसमें भी एविडेंस है कि जो 80% आपका हैप्पी हार्मोन है वो गट में रिलीज होता है। तो आप ब्रेन से खुश नहीं रहेंगे, गट से रहेंगे। तो आपका पेट साफ होना जरूरी है, पेट में जो आप बता रहे थे कि अग्नि, डाइजेशन, ये सब होना जरूरी है। तो इसके लिए हम जैसे नॉर्मल डे टू डे बेसिस पे क्या कर सकते हैं, क्योंकि आजकल सबकी लाइफ ऐसी हो गई है, भागम भाग है, तो गट का हम ध्यान ही नहीं रख पा रहे। तो मुझे अपने लिए भी जैसे लगता है, बाकी लोगों को भी लगता है कि गट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। तो इसके लिए आयुर्वेद में नॉर्मल, अगर हम होम रेमेडीज अगर मैं नहीं कहूँ नॉर्मल टर्म में, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे जिसके कोई बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं है? जैसे हम पेट अगर क्लियर करना चाहें या टॉक्सिन्स करना चाहें बाहर, जैसे मैंने कई जगह सुना था कैस्टर ऑयल का आजकल बहुत आ रहा है, तो उस पर आपका क्या टेक है? देखिए, कैस्टर ऑयल अच्छी मेडिसिन है, बट फिर भी मेरा ये मानना है कि उसको भी आप अगर रेगुलर लोगे ना तो वो भी कहीं ना कहीं अपना इफेक्ट खो देगा। अच्छा, रही बात गट क्लीन करने की, गट को कैसे हेल्दी रखें, देखिए किसी मशीन में ना आप प्रोडक्ट कैसा डाल रहे हो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो मशीन काम कैसा करेगी। ठीक है ना, आपने क्या डाला उसके अंदर, आपने कैसे डाला, आपने जल्दी जल्दी डाल दिया, आप धीरे धीरे डाल रहे हो, आप किस फ्रिक्वेंसी में डाल रहे हो, ये बहुत बढ़िया बात है ना। तो इन चीजों पे कोई, देखिए गट ऐसी है, सबकी एक जैसी बनाई भगवान ने। अब उसमें जो बदलाव आए हैं ना, वो सब हमने किए हैं। हमने अपनी लाइफ स्टाइल में क्या चेंजेस किए हैं, उससे ये चेंजेस आने शुरू हुए हैं। कि भाई हमने, कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा हैवी फूड लेने के शौकीन हैं, जब तक उनका पेट ठीक से काम करता गया वो सब कुछ डाइजेस्ट, उन्होंने अपनी हैबिट अभी तक नहीं छोड़ी, लेकिन वो अब पेट उनका इस लायक नहीं रहा कि वो हैवी फूड ले सके।
तो वो इंडाइजेशन के पेशेंट बन गए। अब क्या है, एक जो पेट है ना उसमें एक अग्नि होती है, तो वो अग्नि है ना, उसको हम एक मानते हैं कि भाई अगर वो बैलेंस में रहेगी तो वो हर फूड को अच्छे से डाइजेस्ट करेगी, अच्छे से पचाएगी। जैसे हम कोई दूध भी उबाल रहे हैं या कुछ भी, हम एक आंच पे डिसाइड करते हैं ना कि भाई इस आंच पे ये चीज अच्छी बनेगी, तो वो बैलेंस वाली आंच हो गई। अगर हमने उसने लो कर दिया तो वो टाइम लगाएगी बहुत, हाँ, ज्यादा कर दिया तो जल्दी बन जाएगी। तो वही पेट की कंडीशन है। आप अगर ज्यादा उस पे चलोगे तो वो कहीं ना कहीं आपको फूड को उस तरीके से नहीं डाइजेस्ट करेगी। आप बैलेंस वाले पे चलोगे वो प्रॉपर डाइजेस्ट करेगी, और आप लो वाली पे चलोगे तो अग्नि मंद की शिकायत होती है, मतलब अग्नि आपकी लो थी उस टाइम। उससे हमेशा टॉक्सिन्स बनते हैं बॉडी के अंदर। वो टॉक्सिन्स क्या करते हैं, आपके जॉइंट्स में इकट्ठे होंगे, अच्छा, आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस की तरफ लेके जाते हैं, आपके नीज में इकट्ठे होंगे, आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की तरफ। देखिए अब एजिंग है, ये एजिंग के भी माने जाते हैं, जबकि ये कॉजेज हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, कॉजेज कहीं ना कहीं ये मिलते हैं, सब मिलते हैं, सबके मिलेंगे कॉजेज। मंद अग्नि की वजह से भी ये हो रहा है। बिल्कुल, और वो आपका अच्छे से फूड डाइजेस्ट हुआ, हाँ। तो कभी भी वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो क्लियर ना हो। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि मंद अग्नि है? जैसे कॉन्स्टिपेशन रहेगा? नहीं। आपको अगर लगता है ना ऐसा, आप अपनी फूड हैबिट में केवल इतना चेंजेस करो कि आप ये देखो कि आप बहुत जल्दी जल्दी तो नहीं खाना खा रहे हो, आप एक टाइम ले रहे हो। क्या आप अपने फूड को नॉर्मल फूड की तरह ले रहे हो, या कुछ देखते देखते खा रहे हो? ये देखते देखते खाने वाले में ना, ये आपकी वो अग्नि हमेशा एक लोअर साइड पे रहती है उस टाइम, क्योंकि अच्छा। आपका ध्यान ही नहीं है, आपका ब्रेन उस तरीके से काम ही नहीं कर रहा है कि वो हार्मोन्स को और उसको वो पचाने के लिए प्रॉपर एक पथ बनाए कि आपका फूड डाइजेस्ट हो सके। फोन देखते हुए खा रहे हैं सब लोग, चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। फोन देखते हुए खा और रहे ये हैं। गट जो है ना, गट मेरा तो सीधा सा मानना है कि आप जो खाओगे ना, वही आपकी गट को हेल्दी बनाएगी, वही आपके गट को जो है अनहेल्दी बनाएगी। ये आपको डिसाइड करना है। पर्टिकुलर कुछ इश्यूज के लिए हम मेडिसिन देते हैं, हम पेशेंट को भी देते हैं कि भाई ये मेडिसिन कुछ दिन आप खा लीजिए, लेकिन फिर भी मैं पेशेंट को बोलता हूँ डाइजेशन के लिए लंबे टाइम मेडिसिन मत खाओ। आप थोड़ा टाइम ठीक होने के बाद में अपनी उसको कैसे बना के रखना है ये आपको डिसाइड करना है। मतलब खाना किस तरह से खा रहे हैं और क्या खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, इन दोनों चीजों के और ऊपर किस तरह डिपेंड से खा रहे हैं। जैसे आपने कहा फोन देखते हुए, टीवी देखते हुए, क्योंकि मैं भी कहीं सुन रही थी कि भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। आप गुस्से में खाना खाएंगे तो वो बिल्कुल, लगेगा भाव ही नहीं। वो ब्रेन बनाता है, भाव पूरे, है ना? और अगर आप अच्छे से खा रहे हैं, उसके प्रति ग्रेटिट्यूड करके खा रहे हैं, तो कैसा भी खाना आपको देखो लगेगा। आजकल हम जैसे राजस्थान में एक, साउथ में भी बहुत है, वो पलोथी मार के खाते हैं खाना। मैं अभी एक लास्ट डाइनिंग टेबल का बहुत बिल्कुल, ट्रेंड चल गया ये है तो हमारे बिल्कुल यहाँ। गलत है। हाँ। मैं नहीं खा सकता डाइनिंग टेबल पे बैठ के, मैं खड़ा होके भी नहीं खा सकता। मतलब मुझे बिल्कुल अलग फील होती है। मैं शुरू से राजस्थान में रहा हूँ, मैं हमेशा पलोथी मार के खाने की आदत है, और मेरी अभी भी आदत वो है। और मेरे मेरे को इंडाइजेशन की कभी कोई इशू नहीं है। तो इसका एडवांटेज जैसे आयुर्वेद में भी क्या बताया गया कि अगर हम पालती मार के खा रहे हैं तो डाइजेशन अच्छा होगा। ये डाइजेशन अच्छा होता है, आपके दोष बैलेंस में रहते हैं उस टाइम, आपका ध्यान खाने पे पूरा होता है, आप एक अलग तरीके से आप फूड के लिए नीचे बैठे। मतलब बहुत से भाव वाली जो बात हम कर रहे थे ना, भाव बनता है उस टाइम खाने के लिए। नहीं, भाव तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि ये तो मैंने भी फील किया है, गुस्से में खाओगे तो कुछ भी अच्छा खा लो वो भी नहीं लगेगा। गुस्से वाला हमेशा पतला मिलेगा, ऐसा क्यों होता है? जो गुस्से में खाना खा रहा होता है पतला ही मिलता है। अब देखो आज के टाइम मेरा में तो वजन ही नहीं बढ़ा ना था, मैं गुस्से में खाना तो नहीं खाता। नहीं तो आपका ठीक है ना, वजन बढ़ाना क्यों है? नहीं, आपका ठीक है, आप भी ठीक है। हाँ भाई आपका वजन ठीक है, हमें बढ़ाना उसके लिए जिसको वजन अपना कम लगे। आप ठीक हो तो ठीक है, तो इसका मतलब हम ठीक है, है ना? तो ये सारी चीजें इसी के ऊपर डिपेंड करती है कि आप कैसे खा रहे हो और कब खा रहे हो, किस टाइम खा रहे हो, इन सब चीजों के ऊपर आपकी गट हेल्थ डिपेंड करती है। और खाने में भी जैसे हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे विरुद्धाहार का लोग हाँ, कहते हैं। विरुद्धाहार ये बहुत जरूरी है। और जितनी भी हम ये डिजीज की बात कर रहे हैं ना, जैसे भाई लाइकेन हो गया, अर्टिकेरिया हो गया, एक्जिमा हो गया, सोरियासिस हो गया, या इस तरह की जितनी भी स्किन डिजीज हैं, इन सब में जहां जहां पे ऑटो इम्यून लिखा है वहां पे आयुर्वेद में विरुद्धाहार लिखा है। अच्छा, ये बहुत बड़ा पॉइंट कह रहे हैं आप, क्योंकि ऑटो इम्यून का इलाज ही नहीं है। मतलब वो आप दवाइयां जब तक लेते रहोगे तब तक ठीक रहेगी, ठीक रहेगी। वही बोलिएगा जो हम जो है बता सके कि हाँ ये ठीक है। मैं कह रहा हूँ जहां जहां पे ऑटो इम्यून है वहां पे विरुद्धाहार है। विरुद्धाहार मतलब क्या ऐसी चीजें हैं, और विरुद्धाहार क्यों? भाई ऐसा क्यों कि मतलब वो आपस में कंपेटेबल नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि हर फूड का एक रस होता है, उसका एक खुद का स्वाद होता है ना? रस के साथ हर फूड का एक वीर्य होता है, जिसको बोलते हैं वो गर्म है तासीर या ठंडा है। और तीसरा हो गया विपाक,
ये आयुर्वेद की लैंग्वेज है, रस वीर्य विपाक। अच्छा तो विपाक मतलब हो गया पोस्ट डाइजेटिव, वो कैसे डाइजेशन के बाद में वो कैसा होगा। अच्छा, ये खाने से पहले कैसा है, बाद खाने में के कैसा? बाद पहले कैसे, जैसे केला है, हाँ केला शुरुआत में मीठा है, हाँ। लेकिन जब उसका विपाक हो जाता है तो खट्टा हो जाता है। अच्छा, अंदर इसलिए जाके बोला acidic जाता है है। कि दूध के साथ मत लो, जबकि सब लेते हैं। अच्छा। हाँ भाई आपने बहुत बनाना जगह सुना, शेक। बनाना शेक के लिए ना आप सब लेते हैं, लेकिन सब मना करते हैं। जो आप कहीं पे भी आप देख लीजिएगा, मना क्यों किया जाता है, इसलिए मना किया जाता है मतलब क्योंकि उसका विपाक जो है, लास्ट जो डाइजेशन का लास्ट प्रोडक्ट जो बन रहा है वो विपाक में वो खट्टा है, और तो दूध वो के साथ मिलके वो जो है फटेगा। वो नुकसान करता है। दूध के साथ नमक भी मना करते हैं कि देखो नमक दूध नहीं। के साथ में मोस्टली आपको कोई खट्टी चीजें नहीं खानी है, जिसमें मौसमी, संतरा, अनानास, इस तरह का सोर फ्रूट किसी भी तरह का नहीं खाना है। आपको मूली दूध के साथ नहीं लेनी है। अच्छा, सफेद सफेद ऐसे बोलते हैं। और नमक नमक हो गया, मिर्च मसाले वाली जितनी चीजें होंगी, प्लस आपको दूध के साथ में किसी भी तरह का फिश या मीट या नॉनवेज नहीं खाना है। हाँ ये भी कहा फिश जाता खाने है। के बाद में तो पिटली को, कि मैंने खुद ने केस देखे हैं अच्छा, अगर आपने दूध कि- ले लिया। हाँ, उसके बाद में सफेद दाग हो गए पेशेंट को। अच्छा वो भैया दूध के साथ जिसने फिश खा ली हाँ। उसको, अब आप देखो ये सब में नहीं हो रहा है, ये सब में तो नहीं ये हो सब में नहीं हो रहा है, किसी में हो रहा है, किसी में। ऐसा क्यों? हाँ ये भी ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी बॉडी ने क्या अडेप्ट कर रखा है उसके ऊपर भी तो डिपेंड करेगा। सही जो हम बात बात भाई कर हम रहे जैसे हैं, कभी जो है कुछ नॉनवेज खा लिया, फिश भी खाई और एक आध घंटे बाद दूध पी लेते, एक आध घंटे में कुछ दिक्कत तो नहीं होती। नहीं देखो, वो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि सब में नहीं है। उसके घर में किसी 4 किसी- आदमी खा रहे हैं, हाँ। लेकिन 2 को हो रहा है, 1 को हो रहा है, बचे हुए को तो नहीं अब हुआ। कोविड में भी तो ऐसा हुआ, किसी को तो एकदम एक्सट्रीम हो गया, किसी को कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी वो नहीं बैठा हुआ। है तो ये घर पे। सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड करता उसका है। genetic फिर जैसे composition हनी क्या के है? साथ बहुत से मूली नहीं खानी है दूध के साथ। हनी के साथ, हनी और घी को बराबर क्वांटिटी में कभी नहीं लिया जाता, हाँ। पॉइजन माना जाता है। अच्छा घी और हनी बिल्कुल साथ में, बिल्कुल बराबर नहीं लेना है। अच्छा तो उसमें भी इक्वल क्वांटिटी नहीं, आप कोई भी एक चीज ज्यादा लो, अच्छा है ना। हनी के साथ मूली अवॉइड करने के लिए बोली जाती है। दूध के साथ आपका ये वाटरमेलन नहीं, क्योंकि देखो अब इनके दोनों की तासीर ठंडी है, तो ठंडी ठंडी तासीर मिलकर आपको जुकाम भी कर सकती है। अच्छा, दूध की भी तासीर ठंडी है, गर्म नहीं है आप दूध। किस चीज के साथ ले रहे हो उससे इसका चेंज भी हो जाता है। अच्छा आपने क्या मिलाया, शक्कर मिलाई तो अलग हो गया, आपने चीनी मिलाई तो अलग हो गया, आप गुड़ के साथ ले रहे हो, आप किसके साथ ले अच्छा, रहे हो। शक्कर भी जैसे गुड़ गर्म माना जाता है, हम इसलिए सर्दियों में खाते हैं, तो इसको भी अगर हम गर्मियों में खा रहे हैं, आजकल लोग कह रहे हैं चीनी मत खाओ, ये मत खाओ, तो कुछ जैसे मीठा लोगों को खाना हो तो गुड़ खा सकते हैं कि वो भी नुकसान करता है? नहीं, खा सकते हैं। मेरा ये मानना है कि हर चीज आप थोड़ी थोड़ी खा सकते हैं, मॉडरेशन में खाएं। हर चीज बॉडी थोड़ी, को अडेप्ट होने का टाइम देना बिल्कुल चाहिए। टाइम देना चाहिए। जो हम खाली ये नहीं कि मतलब बस ये बोल दिया तो बिल्कुल नहीं खाना, तो ऐसा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और आज के टाइम में सबके साथ यही चल रहा है। हम मोस्टली चीजें अवॉइड कर रहे हैं, हम घी तेल चीजें सब डॉक्टर्स मना कर अच्छा, देते इसमें हैं। घी जैसे अभी आपने बताया था कि सुबह सुबह 2 चम्मच खाएं, वो पॉइंट रह गया बहुत इंपॉर्टेंट। आपने बोला गाय का घी ले, तो गर्म पानी से लेना है, किससे लेना है? सिंपल कैसे भी सिंपल आप- कैसे भी पानी से। समझ कैसे भी आप ले लो, आप खाओ उसको, पर घी अच्छा लें, गाय घी का अच्छा कहाँ घी से आ रहा है? लें। और आप ये देखो, ये नेचुरल मॉइस्चराइजर है जो प्रकृति ने आपको दिया है, और ये थोड़े दिन में आपके स्किन के ऊपर निकलना शुरू होता है, दिखाई देता है आपकी स्किन के ऊपर कि मेरी स्किन में इतना चेंजेस आ गया। अच्छा कोई मेडिसिन नहीं खिलाओ, केवल और केवल आप घी के 2 कैप्सूल या फिर कोई मेडिसिनल घी या फिर सिंपल घी आप पेशेंट को देते हो ना, तो भी उसकी स्किन के ड्राइनेस कम होनी शुरू हो जाती है। विटामिन डी भी तो ऐसे ही कम हो रहा है। हाँ विटामिन डी भी आज के टाइम में क्यों कम हो रहा है? क्योंकि आपकी स्किन में ड्राइनेस बढ़ती चली जा रही है। सनलाइट जैसी इसके ऊपर गिरती है तो उससे जो विटामिन डी की प्रोसेस होनी होती है वो प्रोसेस ही नहीं हो रही है। हाँ, क्योंकि आप deficient- सप्लीमेंट की तरह ही ले रहे हो बिल्कुल उसको। सही बात। क्योंकि मैं अभी एक क्वेश्चन में लिखा हुआ था, बच्चों में ये कोविड के बाद से सिस्टम वगैरह बहुत चालू हो गया, फोन के ऊपर भी जो है ऑनलाइन क्लासेस वगैरह रही। अभी तो फिर भी स्कूल्स बच्चे जा रहे हैं, लेकिन मैं जितने भी स्कूल्स देखता हूँ सब जगह पे ना एलईडी के ऊपर हम लोग काम कर रहे होते हैं। पढ़ाई जो ब्लैक बोर्ड्स पे ना करके ना मॉडर्नाइजेशन कर दिया गया सिस्टम के साथ साथ जो होमवर्क भी आता है वो फोन पे आता है, बच्चों को देखना पड़ता है। तो ड्राई आईज इसके ऊपर क्या टेक रहेगा आयुर्वेद के लिए? क्या आयुर्वेद करना के चाहिए हिसाब और से- क्या बच्चों के लिए अच्छा है? सबसे पहले सिम्टम वही ड्राइनेस, ड्राइनेस। सबसे पहले एक वही चीज निकल के तो आई। माता पिता को क्या ध्यान रखना है बच्चों के लिए? क्या दिक्कत आएगी बच्चे को? क्या पापा मम्मी उसके लिए ध्यान रखें? कब वो एक अपने घर के नुस्खे के साथ साथ आपसे मिले या किसी भी अपने मैं तो ये कहता हूँ आप घी खिलाना शुरू करो बच्चों बस घी के बस। किसी भी वे में। अच्छा इसके लिए स्पेशली इसी के लिए अलग से घी बना है।
अच्छा, कई लोग कहते हैं रोटी पे लगा के नहीं खाना चाहिए, दाल में डाल के खाओ या डायरेक्ट खाओ, जैसे मेरे आपने हिसाब से कहा तो था। कैसे भी खाया जा सकता कैसे भी खाया जा सकता है। सब है ना, सब क्या है अपने अपने तरीके से अलग अलग चीजें बताते हैं, और आज के टाइम में सबका तरीका क्या हो गया, कुछ अलग बताना है। घी सब रोटी पे लगा के खा रहे हैं, तो मुझे ये बताना है कि रोटी पे लगा के आपको नहीं खाना। वरना मेरी सुनेगा कौन? मेरी सुनेगा भाई मेरी तभी सुनेगा ना जब मैं कुछ अलग बात कुछ करूं। अलग मैं बताऊंगा। तो इस चक्कर में बहुत से मिथ हो रखे हैं, बहुत सी चीजें उल्टी सीधी हाँ, चल रही कंफ्यूज है। हो गए हम कि ये कह रहा है, ये कह रहा है, किसी को कैसे कह रहा है। ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि एक्चुअल में सही कौन बोल रहा सही है। कौन। और सही, मेरा ये मानना है कि सही वहां देखो जहां पे लॉजिकली वो बात सही लग रही हो, और वो इम्प्लीमेंट करके भी हम देखें कि यार सही में वो सही है नहीं है। सही। और डेयरी प्रोडक्ट्स का भी आजकल ये हुआ है कि दूध मत खाओ, पनीर मत खाओ। पनीर तो खैर एनालॉग भी आ रहा है क्वालिटी की वजह से भी Quality थोड़ा, की वजह क्योंकि से। हमें मेट्रो सिटीज में नहीं मिल रहा। लेकिन अगर अच्छा दूध मिलता है तो आयुर्वेद में तो इसको कहा गया है कि आप लें। तो इनका टाइमिंग भी दूध दही का इम्पोर्टेंट है कि कब देखो लें। दही के लिए बोला गया है कि आपको रात को दही नहीं खानी नहीं चाहिए, खानी। वही सेम अभिसंधि होती है, और अभिसंधि के हिसाब से वही ब्लॉकेज करेगी बॉडी के अंदर। और ब्लॉकेज से मतलब ये नहीं है कि वो हार्ट में जाके ब्लॉकेज करेगी, वो आपके शरीर में फ्लो तो सब कुछ हो रहा है ना, पूरे दिन हमारी बॉडी तो फ्लो कर ही रही है एक एक चीज को, रस भी चल रहा है, रक्त भी चल रहा है, सब चीजें चल रही है। तो वो सारी की सारी चीजें आपकी है ना, वो फ्लो में ब्लॉकेज आने की वजह से और दूसरी चीजें क्रिएट होना शुरू हो जाती है। तो दही का ये, और दूध को मैं तो कहीं से भी नहीं मानता, मैं तो आईबीएस वाले पेशेंट में बोलता हूँ थोड़ा थोड़ा करके दूध, बट हाँ छाछ बहुत अच्छी होती है। अच्छा, बटर मिल्क छाछ तो हर तरह से ठीक है। और ये नमक डाल के लें दही में तो ऐसे कुछ नुकसान नहीं है, नहीं, छाछ में तो नहीं, लेते नहीं, हैं। नहीं, और थोड़ा बिल्कुल। बहुत चीनी या इसके साथ भी, मीठे के कोई साथ बात भी कोई नहीं है, दिक्कत और नहीं। सब चीजों को खिलाना, बच्चों को भी खिलाओ खूब, सब चीजें उनको। और देखिए आज हम छाछ बेटर क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें उसका वो निकल जाता है, वो भी फैट। निकल जाता है, बट लो कैलोरी है ना बिल्कुल, जिसका वजन कम है वो भी छाछ खूब पी वो भी सकता है। छाछ खूब पी सकते है ना। और हम तो आज के टाइम में तो हर पेशेंट को हम छाछ पीने के लिए बोल देते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, आप छाछ पीओ। पुराने लोग आईबीएस वाले कहते हैं। पेशेंट में छाछ बहुत बढ़िया। हाँ, आईबीएस भी आजकल बहुत लोगों में आईबीएस बहुत, ये भी सब डाइजेशन की, अग्निमत की है ये इश्यूज। इशू है। आपने और ये जो अपने आप खाया- भी ठीक हो जाता है। जैसे एक टाइम पे मुझे भी ऐसे लगता था, दिक्कतें रहती थी, पर अब अपने आप भी ठीक हो गया। इसका ना स्ट्रेस से भी रिलेशन है। Okay. आप पेट पे कोविड कितना के ध्यान दे रहे टाइम हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। आप पेट के बारे में कितना सोच रहे हो, वो गट हेल्थ उसके ऊपर डिपेंड करती है। वही सोचना भी बहुत सोचने ज्यादा के होता है। ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन आईबीएस बहुत सिंपल सी डिजीज है, आप अग्नि को ठीक करो, पेशेंट अपने आप ठीक हो जाएगा। अच्छा, दूध भी ऐसे रात को, जैसे कई मैं सुनती रहती हूँ कि रात को पीना चाहिए, कई कहते हैं सुबह पियोगे तो बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, बहुत ही बेकार है। जैसे आप मैंने बता सुना रहे है। हैं। देखो सुबह सुबह ना ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सुबह सुबह किसी को गैस्ट्रिक इश्यूज क्रिएट कर देता है। सुबह सुबह खाली पेट बच्चा एकदम से दूध पी रहा है। काफी सारे आज के टाइम में ना, काफी बच्चों में आपने देखा होगा, दूध पीते एकदम पेट में दर्द की शिकायत करना शुरू कर देते हैं। बहुत बच्चे हैं ऐसे। गैस भी बन रही है। हाँ, गैस बन रही है, या उनकी जब अल्ट्रासाउंड करवाते हैं ऐसे जाते हैं तो लिम्फ ग्लैंड्स छोटे छोटे से थोड़े से इनलार्जमेंट आता है, उसकी वजह से वो दूध पीते हैं, दूध पीते एकदम पेट में दर्द वर्द की शिकायत करते हैं। अच्छा। तो ऐसे बच्चे को जब लगे ना थोड़ा बहुत, तो उसको थोड़ा सा ये छाछ और दही देना शुरू करो आप सुबह की जगह। जैसे लोग पहले पुराने जमाने में छाछ दही ही सुबह पीते खाया थे। करते ये थे, ज्यादा छाछ बेटर पीते थे। ऑप्शन है। हाँ, और छाछ दूध रात को अपना एक गिलास भर ये के ज्यादा बेटर ऑप्शन है। दूध नहीं पी रहा बच्चा, मत पिलाओ सुबह, आप दही छाछ में से कुछ देना शुरू करो, वो दही उसके लिए छाछ ठीक में है। और देखिए आज के टाइम में आपको उन्हीं चीजों में से बेटर ढूंढना होगा जो है। हम ये सोचे हम बिल्कुल शुद्ध वाली चीजें खाने वाले हैं तो जी बहुत मुश्किल का फिर तो कुछ खा ही नहीं आप खा ही पाएंगे। नहीं पाएंगे। अब जो एक हम लोगों का एज का है, इवन यंग बच्चे जैसे सपोज 20 साल से लेकर 25 साल 30 साल 35 साल, स्किन से अभी जो बात चल रही थी, पिंपल्स का एक बहुत बड़ा रोल है और लोग परेशान रहते हैं। तो उसमें हम लोग किस तरीके से लोगों को सलाह दे पाएंगे? देखिए अगर आयुर्वेद के हिसाब से हम देखें तो इसको हम युवान पीढ़ी का या मुग्धुषी का इस तरीके से हम बोलते हैं। युवान पीढ़ी का मतलब युवा वाली अवस्था में वो पीढ़िकाएं निकल जाती हैं, उसको हम एक्ने बोल देते हैं। अब एक्ने में क्या है कि देखिए आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम देखें तो हमें हर वो चीज़ पेशेंट को देनी है, क्योंकि उसका मोस्टली एक्ने वाले में क्या होगा कि उसकी ऑयल ग्लैंड्स थोड़ी सी ज़्यादा एक्टिव ज्यादा है। एक्टिव। तो ऐसे पेशेंट को वो चीज़ जो उसको थोड़ा सा ड्राइनेस की तरफ लेके जाए, प्लस लीवर के लिए थोड़ी ठीक हो और उसकी शरीर के गर्मी को कम करे। अच्छा। तो ऐसी तीनों चीजों पे काम करने वाला एक सिंगल ड्रग है चिरायता, अच्छा। अच्छा। जो तीनों पे काम करेगा। हिपेटोप्रोक्टेटिव भी है, प्लस आपका ये तासीर में थोड़ा ठंडा होता है, प्लस दवाई का नाम है या फिर नहीं, चिरायता चिरायता बहुत है। सिंपल सी ड्रग है। अच्छा। जैसे मुलेठी है ना, जैसे अश्वगंधा है, ऐसी चिरायता है और कहीं भी मिल जाता है चिरायता। ओके। चिरायता कहीं भी मिल जाता है और इसको आदमी अपने तरीके से पानी में डाल के पिए। मतलब ये वही सही कड़वा तरीके से, सही बहुत होता है। तरीके से, ये ज्यादा नहीं पीना। हाँ, ज्यादा नहीं, क्योंकि इसको ज्यादा पीने से जॉइंट के इश्यूज भी आते हैं। हाँ।
तो वो सब चीज़ों, बट ये पर्टिकुलरली एक ड्रग है जिसका एक्ने में बहुत अच्छे से रोल है और आयुर्वेद में इसके बारे में अलग अलग दोष के हिसाब से फिर बताया गया है। लेकिन हाँ, सबसे पहले कि आपको पित्त बढ़ाने वाली चीज़ें, जितनी भी पित्त बढ़ाने वाली चीज़ें वो बिल्कुल कम से कम लेनी है, ताकि बॉडी के अंदर इंटरनल हीट का एग्रीवेशन ना हो। बस ये एक सबसे पहले जानने वाली चीज़ है। जैसे कॉन्स्टिपेशन का इशू आजकल बहुत प्रेवलेंट है और कॉन्स्टिपेशन से सारी बीमारियां डेवलप होती हैं अगर कॉन्स्टिपेशन रहेगा। तो इसके लिए मतलब डाइट इंपॉर्टेंट है। आजकल क्या हो रहा है कि लोगों को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन इशू आ रहा है और बहुत सारे ऐसे इशू लोग बताते नहीं है, इसको बीमारी भी नहीं समझते और यही सारी बीमारियां बना रहा है। तो इसके लिए क्या करें और किस हिसाब से इसको हम रोक सकते हैं? देखिए जी, पहले तो कॉन्स्टिपेशन में बहुत बड़ा वो है कि एक्चुअल में कॉन्स्टिपेशन है क्या। एक पेशेंट है जो बोलता है जी मेरा पेट साफ नहीं हो रहा है, मेरे को कॉन्स्टिपेशन है। एक पेशेंट है जो ये बोलता है जी मेरे को 2-2 दिन हो गए, मेरे को पेट साफ नहीं हो रहा है, वो भी कॉन्स्टिपेशन है। रोज जा रहा हूँ लेकिन बहुत टाइट आता है मेरे को मोशन, वो भी कॉन्स्टिपेशन है। बट तीनों का डायग्नोसिस अलग अलग तरीके से होगा। अच्छा, फर्स्ट जो है, जो पेट साफ नहीं हो रहा है वो 2 बार भी जा रहा है, 3 बार भी जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? देखो जी, आपने जो फूड लिया उसका डाइजेशन, ये वेस्ट प्रोडक्ट लास्ट प्रोडक्ट है। स्टूल जो बन रहा है वो लास्ट प्रोडक्ट है, मशीन में कहां से शुरू हुआ और लास्ट में आके ये बनना है। तो ये प्रोडक्ट भी तभी ठीक बनेगा जब ऊपर तक सारी चीजें ठीक होंगी। तो केवल पेट साफ करना ही कॉन्स्टिपेशन का सॉल्यूशन नहीं है। अब जैसे ये 2 बार 3 बार जाके भी पेट साफ नहीं होता, ये इंडाइजेशन है। आपने जो खाया वो पचा ही नहीं है आपको। थोड़ी देर में, जितनी देर में बच रहा है, फिर मोशन चले जाते, फिर बचता है, फिर मोशन चले जाते, फिर बचता है, फिर मोशन चले जाते हैं। ओके, है ना। एक कॉन्स्टिपेशन हो गया, वो जिसके स्किप कर रहे हैं टेस्ट, 2 दिन हो गए, अब वो 1 दिन नहीं गया, दूसरे दिन जाएगा, तो नॉर्मल सी बात है कि उसका स्टूल तो वैसे ही हार्ड होने वाला है। और फर्स्ट डे हार्ड भी अगर, तो इसमें कोज ढूंढना जरूरी है कि क्या उसकी वायु बढ़ी हुई है। वायु बढ़ने का मतलब हो गया उसने ड्राइनेस पैदा होगी शरीर में, तो उसको वायु के हिसाब से ट्रीटमेंट देना है, ना कि डाइजेशन के हिसाब से। अच्छा भाई यही थोट है। आयुर्वेद में बहुत अलग अलग तरीके से हर चीज को देखना होता है। क्या कॉज है, रूट कॉज क्या है, इसको ये दिक्कत है। अब मेरे को क्या पेट साफ करना है या मेरे को डाइजेशन ठीक करके पेट साफ करना है, दोनों में फर्क होगा। तो इसमें वायु के हिसाब से देखना पड़ता है। वायु का अनुलोमन मतलब वायु नीचे आ गई है, नीचे वाली वायु ने स्टूल को ड्राई कर दिया है, हमें ऊपर ले जाना है, तो वायु का अनुलोमन करेंगे। वायु को नीचे से ऊपर ले जाओ, हाँ मतलब ऊपर ले जाओ इसको, तो वो अपने आप ड्राइनेस कम हो जाएगी। 2 दिन के बाद में आपका मेडिसिन से, अच्छा ये मेडिसिन से जाएगा। अच्छा, तो उसके लिए मेडिसिन है कि वायु को आपने ऊपर लेके, वो मेडिसिन है जो अपने अपने तरीके से काम करती हैं। तो उसमें फिर हम इस तरीके से, फिर कुछ लिवर के भी इश्यूज इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। काफी बार जो है स्पिंक्टर पे बहुत ड्राइनेस होती है, उसकी वजह से स्टूल अपने आप रुका रहता है। बच्चों में ये इश्यूज बहुत होते हैं, बच्चों में ज्यादा होते हैं, बैठते भी नहीं है, वो बैठते भी नहीं है। फिर उनको 1-2 बार टाइट हो जाता है ना, तो बच्चे को दर्द हो रहा है, तो वो फिर दर्द की वजह से वो रोक के रखता है। वो बताता भी नहीं है कि मेरे को मोशन आ रहा है, नहीं आ रहा है, मेरे को पोटी जाना है, नहीं जाना है, वो रोक के रखेगा। बिल्कुल सही। और वो रोक के वो धीरे धीरे उसको कॉन्स्टिपेशन बन जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसीलिए खाना भी कम खाता है बच्चा, वो खाना ऑटोमेटिकली सब कुछ ना हो। भाई आपका पेट साफ नहीं हुआ तो आप खाओगे कम, क्योंकि उसको भूख उस तरीके से लगेगी नहीं। ऊपर कितने दिन भरेगा वो, कितना दिन वो जगह तो लिमिटेड है, तो वो उतना ही, और इससे इंडाइजेशन होना, फिर अलग अलग तरह के इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो बच्चों के लिए हम लोग घर पे क्या कर सकते हैं उस चीज के लिए, और अगर उसके बाद भी ठीक नहीं हो तो फिर देखिए घर पे मुझे ये लगता है कि केवल और केवल आप है ना, घी तो है ही, अब दही छाछ पे ज्यादा। अच्छा, दूध की जगह दही छाछ पे। ओके, ये आपकी गट को अच्छा रखेगा। दिन में सुबह ये गट को अच्छे से रखेगा। नहीं, छाछ तो बहुत अच्छा माना ही गया है, जैसे कॉन्स्टिपेशन भी बड़े अच्छे से ठीक, बड़े अच्छे से। बहुत अच्छा पॉइंट आपने। मतलब केवल और केवल देखिए, मेडिसिन हर चीज का सॉल्यूशन नहीं होता है। जहाँ जरूरत होती है वहाँ देना भी पड़ता है। भाई हम डॉक्टर हैं, हमें पेशेंट आएगा तो हम केवल दही देके या उसको छाछ देके तो नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ, हम देंगे तो वो भी कहेगा इसको पता नहीं है शायद, इसलिए मेरे को दही छाछ का बोल रहा है, इसको यही नहीं पता कि देना क्या है, तो देना पड़ेगा, तो देंगे उसको। बट साथ में ये चीजें साथ में अगर ऐड करके बताते हैं, जल्दी ठीक हो। हाँ जल्दी ठीक हो। मेरा खुद का
मन ये होता है कि पेशेंट को जितनी जल्दी दवाइयों से छुटकारा मिले, चाहे मेरी हो चाहे किसी और की हो, उतना ज्यादा। नहीं, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि आप इस तरह से एडवाइस करते हैं, क्योंकि लोग ये चाहते हैं कि दवाई से बस ठीक हो बस जाए, दवाई से ठीक हो जाए। मतलब डाइट चेंज ना करें, लेकिन डाइट से ही अगर ठीक हो जाए तो दवाइयों की जरूरत ही नहीं है। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन बस मैं और पूछूंगी, ऑयलिंग, जैसे ऑयलिंग आयुर्वेद में भी इंपॉर्टेंट है, बाल आजकल लोगों के वाइट ग्रेइंग हो रहे हैं, जो वाइट बाल भी हो रहे हैं, वो रिवर्स होते हैं क्या? जैसे काले होते हैं, पर काले भी ना हो तो ऑयलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? जैसे मैं तो रेगुलर करती हूँ, लेकिन कई लोग कहते हैं ऑयलिंग अच्छी नहीं है, सर वो हो जाए, खराब हो जाएगा, तो ऑयलिंग कई लोग रिकमेंड ही नहीं करते, लेकिन आयुर्वेद में बहुत इंपॉर्टेंट माना। मैं बताता हूँ, देखिए ऑयल तो मस्ट है, वो तो मेरा खुद का मस्ट एक्सपीरियंस है। है। आप सिर पे तेल ना लगाइए, उसके सिर में कुछ ना कुछ इश्यूज बने रहेंगे। और सर पे तेल लगाने से मुझे लगता है ब्रेन भी आपका ठंडा रहता है, बहुत नॉर्मल जरूरी है। रहता है। तेल लगाने से सीधा सा मतलब हो गया, आपने उस जगह की वायु कम कर दी। भाई कम कर दिया, समझाओ भाई, एक बार। मैंने वायु का वात के हिसाब से अगर हमने देखा तो एक सिम्टम आगे ड्राइनेस, ठीक, तेल लगाने से ड्राइनेस क्या होगी? कम हो गई, कम होगी। तो इसका मतलब आपने उस जगह की वात कम कर दी। बात कम कर दी, सिर पे आपने तेल लगाया, आपने वात कम कर दिया सिर का, कर दिया, तो वात कम हुआ, ड्राइनेस भी कम हुई, तो सबसे पहले तो डैंड्रफ होने के चांसेस कम हो गए उसके। ओके, दिक्कतें होंगी ही नहीं वहाँ पर। सबसे पहले तो उसके डैंड्रफ होने के चांसेस। अब रही बात ग्रेइंग ऑफ हेयर की, ग्रेइंग ऑफ हेयर पर्टिकुलर कुछ कॉजेज हैं इसके। एक तो साइनस वाले पेशेंट को ग्रेइंग ऑफ हेयर होने के पूरे चांस है, गुस्से वाले आदमी को ग्रेइंग ऑफ हेयर मुझे पता था अभी इधर ही नजर जाने वाली है। नहीं तो मेरे रोती नहीं मैडम, मेरे तो मैं गुस्सा कर रहा हूं, मैं गैप मार सकता मेरे हो रहा है गैप, तो फिर मैं अब ये जाके ये वाली नहीं, एक तीसरा क्वेश्चन और है, हेडेक्स किससे होते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे, वो रह गया हमारा। अगर वो पित्त से रिलेटेड, दोस्तों सब कुछ इन्हीं की वजह से है, हमारे लिए कुछ नहीं है। हेडेक में क्या है ना जी, हेडेक में भी सिम्टम पित्त से रिलेटेड है, वात से रिलेटेड है, कफ से रिलेटेड है, ये देखना जरूरी है। साइनस वाले को हेडेक अलग तरह से होगा, एक साइड थोड़ा सा है ना जी, आंखों के पास हो सकता है, यहाँ हो सकता है। अब जिसको वात और पित्त वाला हेडेक होगा, उसमें नोजिया की फीलिंग आ रही है, थोड़ा उसको वोमिटिंग सेंसेशन आ सकता है, तेज दर्द होता है, मोस्टली इस तरह के दर्द पीछे की तरफ जा रहा है, बात करने का मन नहीं करेगा, वो आपको कहीं जर्नी में भी हो सकता है, आप कहीं जा रहे हो, आप रात भर अच्छे से नहीं सोए तब भी हो सकता है, नींद की वजह आप अगर टेंशन में आ गए, आपको ये हेडेक है कि मेरे को वहां टाइम पे पहुंचना है, तो भी होना शुरू हो जाएगा। तो ये वात, पित्त और कफ के हिसाब से हेडेक को देखना पड़ेगा। और ग्रेइंग ऑफ हेयर में साइनस प्लस पित्तवर्धक आहार, जिसमें ज्यादा स्पाइसी फूड या सिट्रस फूड या ज्यादा नमक लवण खाने वाले आदमी जो होते हैं, नमक खाने वाले, उन सब को ग्रेइंग ऑफ हेयर होने के चांसेस रहते हैं। डैंड्रफ वाले को भी ग्रेइंग ऑफ हेयर जल्दी होते हैं, डैंड्रफ वाले में भी बहुत जल्दी होता है जी। तो ऑयलिंग लगाना तो बहुत अच्छी चीज है। इवन मैं तो ये कहता हूँ, कान में डालो, नाक में डालो, सिर पे लगाओ, शरीर पे करो, सब जगह ऑयलिंग होनी चाहिए। और ऑयलिंग के लिए यही एक पर्टिकुलर तरीका है। ऑयल भी डॉक्टर साहब, जैसे आप बोल रहे सरसों का तेल, सबसे बढ़िया तिल तेल तेल। अभ्यंगम के लिए, अभ्यंगम इसको अभ्यंगम। बोलते हैं। हाँ। ये आप जो ऑयलिंग की बात कर रहे हो, ये अभ्यंगम थेरेपी है। तिल का तेल ही हम लोग, तिल का तेल बेस्ट है अभ्यंगम के लिए, जो टेक्स्ट बुक में अब अदरवाइज आज के गर्मियों टाइम में भी में लगा सकते हैं, गर्मियों में भी, जैसे गर्मियों में थोड़ा भी गर्म ठंड- तो होता है, थोड़ा गर्म होता है ना, थोड़ा तासीर गर्म इसकी। होता है तासीर। और सर पे जैसे कोकोनट ऑयल लगा लेंगे, ये भी बिल्कुल लगा सकते हो आप, कोकोनट या सरसों का तेल यूज कर सकते हो, सिर के लिए कोई इशू नहीं है। और लगा के 4-5 घंटे छोड़ें हाँ, कम से कम। छोड़े उसको। तो ये सब चीजें जरूरी है, क्योंकि आजकल ना ये लोगों में बहुत हो गया कि मैं तो कई बार डॉक्टर पेशेंट आते हैं तो बोलते हैं मेरे को डॉक्टर ने तेल लगाने को मना किया। भाई तेरे तो सिर पे इतने ड्राइनेस है, तू तेल क्यों नहीं, डॉक्टर मना कर दिया तेल नहीं लगाना। अरे तेल नहीं लगाया, ड्राइनेस कैसे ठीक होगी? ये तो सीधा दिख रहा है कि ये ड्राइनेस तो तेल से ही ठीक होगी। और साउथ इंडिया में आप देखो, लोग कितना ऑयलिंग करके रहते हैं, कितने अच्छे और बाल काले होते हैं बाल रहते हैं। काले एकदम ब्लैक, क्यों जी? फिश खाते हैं, कोकोनट यूज करते हैं, खूब घी तेल खाते हैं दबा के, कोई टेंशन नहीं। ऊपर से कलर उनका ब्लैक, उनका विटामिन डी डेफिशिएंसी नहीं मिलेगी आपको, इधर मिलेगी। और वाइट बाल भी बहुत कम मिलते हैं उधर। 60 तक भी मैंने देखे हैं कि लोग ब्लैक बिल्कुल फिट रहते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल ऐसी है। खाना भी उनका खाना वाना जमीन सब पे बैठ के एकदम कुछ। खाते हैं। तो व्यूअर्स को ये समझना चाहिए, ऑयलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर साहब ने ऑयलिंग तो बताया बिल्कुल, अभ्यंगम और ऑयलिंग बहुत इंपॉर्टेंट ऑयलिंग तो बिल्कुल करनी चाहिए, सिर में, नाक में डालो, कान में डालो, बिल्कुल जरूरी है। पूरी बॉडी के ऊपर भी और घी खाना भी, जैसे आपने बताया, घी वो खाना सबसे मस्ट है, और आप खाइए, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। अच्छा घी लेना शुरू करिए। मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा, आप बिलीव नहीं करोगे, हम तो घी खिला खिला के पेशेंट का वेट कम करते हैं। घी पिलाते हैं 7 दिन, फिर रिएक्शन करवाते हैं, और घी से वजन कम होता है। ये कैसे हो गया? जब ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, पेट वाले मरीज हमेशा कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए रहते हैं, क्यों?
वो कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड ठीक करवा रहा होता है, पेट ठीक ही नहीं है उसका। आप पेट ठीक करा रहे हो भाई पेट बहुत ठीक, पे काम कर रहे हैं। भाई पेट ठीक नहीं होगा ना, उसको हो ही नहीं सकता वो काम। आप मेडिसिन वो केवल ब्लॉक करके रखती हैं। कोलेस्ट्रॉल को ब्लॉक कर दिया, ट्राइग्लिसराइड को ब्लॉक कर दिया, अब क्या हो रहा है, जैसे ही आपने मेडिसिन छोड़ी वापस से रेज होना वापस से, सही बात। आपका डाइजेशन वही है। आप जो खा रहे हो, इंडाइजेशन से जो टॉक्सिन्स बन रहे हैं उन्हीं से कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड सब कुछ बढ़ते हैं। तो वो फायर अपनी ठीक करो ना, वहां से सब चीजें ठीक होगी। आयुर्वेद इसमें लिवर पे काम करता है। सर लिवर का और रहेगा, फैटी लिवर आजकल सबको डायग्नोज हो जा रहा है, फैटी लिवर, और लिवर से बहुत यंग में लोगों में भी जैसे मेरे पास पेशेंट उसके लिए ना, मतलब जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो टेंशन आ जाते हैं क्योंकि टेस्ट भी होगा, सब कुछ होगा। चाय भी उसमें मना कर दी जाती है दूध की वजह से, या कई लोग मना कर देते हैं। तो फैटी लिवर के लिए जैसे आयुर्वेद क्या कहता है, क्या कर सकते हैं, या होता ही नहीं था उस टाइम लोगों को? उस टाइम नहीं होता था, लेकिन सोचना हमें आज के हिसाब से भी पड़ेगा। हाँ, देखिए फैटी लिवर मतलब सीधा सा हो गया, लिवर मोटा हो गया जी, फैट जम गई। आदमी मोटा होता है उसके ऊपर फैट जमती है। आदमी का इलाज क्या है जी, वही लिवर का इलाज। एक्सरसाइज करें, कोलेस्ट्रॉल है जी, एक्सरसाइज आप अपनी डाइट पे ध्यान दोगे डाइट पे ध्यान देंगे। तो लिवर के लिए भी आपको एक्सरसाइज, कपालभाति करो ना, क्या दिक्कत है। लिवर हिलेगा, हिलेगा तभी उसका कुछ होगा। बैठे बैठे आप दवाइयों से क्या कर लोगे उसका। भाई किसी भी जगह को आपको हिला के ही उसका कम से कम उसे इतना तो हिलाओ कि वो फैट तो अपने ऊपर से हटाना शुरू करे। उसको दवाइयों पे डिपेंड नहीं करवाना है। सही बात है। दवाइयां आती हैं बहुत सारी, और फैटी लिवर का कन्वर्जन भी होता है कि 3 से 2 आ गया, 2 से 1 आ गया, होता है बिल्कुल। जैसे आपने बोला ही था, तो बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन है, बहुत बढ़िया बढ़िया मेडिसिन है, बहुत अच्छे। SGPT 8-8 हजार भी ठीक हो जाते हैं अच्छा, एक महीने में, है ना। लोग इसको जो फिर बताते हैं कि केस स्टडी बन जाती है इस पे, है ना। और हमारे पास तो काफी केस हैं, हमने तो कभी ध्यान नहीं दिया इस चीज पे, क्योंकि मुझे पता है कि होते हैं और किए हैं बहुत लोगों के, है ना। तो वो चीज एक अलग हो जाता है। लेकिन बात यह है कि देखिए, जहाँ पे जो चीज अच्छी है ना उसको अच्छा मानो, उसको अप्रिशिएट करो। अगर मैं कहता हूँ कि इमरजेंसी कहीं पे अच्छी है, तो यार मैं उसको बोल रहा हूँ ना कि इमरजेंसी अच्छी है, उसमें क्या दिक्कत है। जहाँ सर्जरी का ऑप्शन है वहाँ सर्जरी करवाओ ना, क्या दिक्कत है। मैं ये बोलूँ नहीं मैं आयुर्वेदिक फिजिशियन हूँ, मैं कुछ भी कर दूंगा, मैं सर्जरी नहीं होने दूंगा, अरे भाई वो बात की बात है। लेकिन जहाँ पे पेशेंट इमरजेंसी ना, आप करवाओगे ना उसके साथ जो होना है, तो उसमें मैं क्यों उसमें किसी भी चीज के लिए बोलूँ। लेकिन कोई चीज आपके लिए अच्छा रोल दे रही है, आपको वो हेल्थ में बेनिफिट दे रही है, तो उसको अप्रिशिएट करो, उसको आगे बढ़ाने में हेल्प करनी चाहिए। और काफी सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो बोलते हैं कि नहीं नहीं आप आयुर्वेदिक खाओ, कोई नुकसान नहीं है, बोलते हैं। मैं खुद, मेरे से पेशेंट आके बताते हैं कि मेरी हार्ट की मेडिसिन चल रही थी, डॉक्टर साहब को मैंने बताया कि मैं ऐसे ऐसे उनसे मेडिसिन ले रहा हूँ, तो उन्होंने बोला कि पहले दिखाओ किससे ले रहे हो। तो उन्होंने देखा कि हाँ ये क्वालिफाइड है, बस तो उन्होंने बोला कि नहीं आप लो। तो आप देखो ये चीज अच्छी है, ये अच्छी है, ये अच्छी बात है। हाँ, क्वालिफाइड है, इसका मतलब ये किसी से भी नहीं ले रहा है। ऐसे नहीं कि चलते फिरते मतलब उठा लिया और वो इंस्टा देख के जो है दवाई खा रहे हैं। क्वालिफाइड डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं तो आप उससे दवाई ले रहे हैं, तो वो एक अच्छी चीज है, बिल्कुल अच्छी चीज है। इसी पे एक क्वेश्चन याद आ गया, बिकॉज जो हम लोग एक बार पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि दवाई में ना जो ठीक हो गया कि डॉक्टर साहब ने ना, ये पुड़िया वाले डॉक्टर है, कुछ भी मिला देते हैं, स्टेरॉइड भी मिला दिया होगा, ये कर दिया होगा, उस पर क्या ठीक है। बिकॉज ज्यादातर मैं जैसे आपसे जानता हूँ तो आप यूजुअली दवाई दे देते हो कि भाई ये अपने आप ले ले, अपना मिक्स कर लियो भाई। तो उसके ऊपर आयुर्वेद के लिए आप क्या दर्शकों को बताएंगे कि भाई जब आप किसी के पास भी जाए तो इस तरीके से आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकें। देखिए पहली बात तो, अगर कोई क्वालिफाइड डॉक्टर होगा, एक आयुर्वेदिक फिजिशियन, BMS हो या MD हो, वो ऐसे काम नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात। जो गांव में बैठे हैं, पुश्तैनी काम है, पुराना काम चला आ रहा है, वो मोस्टली या तो मिक्सपैथी करते हैं, या किसी में क्या मिला रहे हैं क्या नहीं, पुड़िया बना रहे हैं, जो भी है। तो उनका मैं तो मना करता हूँ, मैं तो प्रिस्क्रिप्शन देख के ही मना कर देता हूँ कि मेरे को इसकी दवाइयाँ ही नहीं देखनी है, जब मैं इसको जानता ही नहीं कि डॉक्टर है या कौन है। यही हम लोगों के फील्ड में है कि भाई जो कोई पर्चा लेके आता है सिर्फ एक नॉर्मल कागज के ऊपर लिखकर, हाँ, तो मैं सिर्फ यही बोलता हूँ कि ये हटा लें। हाँ हटा मुझे लें, आपसे दिखा, सही बात है। क्योंकि मैं ना आपने उनका क्वालिफिकेशन मुझे दिखा पा रहे हैं, ना उन्होंने क्या करा है मुझे मालूम, बात नहीं करते उसके बारे में। और जी मेरी प्रैक्टिस तो सारी पैकेजिंग वाली है। मतलब एक इवन मेरे से भी पेशेंट ये पूछ लेता है, जैसे पेशेंट आया और उसको 5 दिन में ऐसा मिरेकल हो गया कि सर मेरा तो
मोशन IBS वाला केस जो था, मैं तो 90% ठीक हो गया। सर आपने इसमें स्टेरॉइड तो नहीं मिला? अरे भाई मैं क्या इसकी बोतल खोलूंगा, इसमें स्टेरॉइड की पुड़िया मिलाऊंगा, फिर वापस से सील पैक करूंगा। मैंने एक कंपनी खोल रखी है, उस कंपनी में सील पैकिंग हो रही है। मैं तेरे लिए, एक अकेले पेशेंट के लिए मैं इतनी मेहनत करूंगा। मतलब वही सही हो जाए तो भी डॉक्टर सही हो जाए तो भी उन्हें डाउट होता है, और सही ना हो तो भी डॉक्टर और ने डाउट उसको कम है, उसके साथ वालों को या वो किसी को दिखा रहे हैं उनको ज्यादा डाउट है, उसके डाउट नहीं ये ठीक कैसे हो है। गया? एक किडनी का पेशेंट क्रेटिनिन 8 या 9 था उसका, और काफी बहुत बड़े हॉस्पिटल में वो अपना ट्रीटमेंट करवा रहा था, 2 साल से 2 क्रेटिनिन लेवल से वो 8 पे मेरे पास आया। 8 के बाद में विद इन 1 मंथ वो 5 पे आ गया। क्रेटिनिन लेवल 8 से 5 पे आ गया, बहुत खुश हुआ। डॉक्टर साहब मैं तो जी गया, मेरी तो हालत खराब थी और मैं इतने पैसे लगा रहा था, आपने तो मेरे को इतनी सस्ती दवाई में ठीक कर दिया। ठीक है, उसके बाद में 15 दिन के बाद में जब वो पेशेंट आया तो मेरे को बोलता है कि सर है ना, मेरे आस पड़ोस वाले ये बोल रहे हैं कि है ना इसमें कुछ मिला होगा। मैंने कहा एक बात बता क्या मिला होगा? कि सर उन्होंने बोला कुछ स्टेरॉइड मिला हो। मैंने कहा तुम एक बात बताओ, तुम 2 साल से 8 साल से तुम इतने टाइम से वहां पे ट्रीटमेंट करवा रहे हो, उन्होंने क्या मिला रखा था? सर इसका तो जवाब मेरे पास नहीं है। तो मतलब उसको भी मुझे ये प्रूफ करना पड़ा कि तू ठीक हो रहा है, जबकि मैंने पैकेजिंग वाली मेडिसिन कुछ भी उसमें ऐसा नहीं, अच्छी ब्रांड की, अच्छी प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखते हैं सब। और मैं तो ये बोलता हूँ बाहर से ले लो, मेरे से मत लो, कहीं से भी ले लो, कहीं से भी लो। अगर मैं मुझे लग रहा है आपको, मैं तो कुछ ऐसा दे भी नहीं रहा, तुम बाहर से ले लो। उसके बावजूद भी मुझे प्रूफ करना पड़ता है बहुत। तो साइकोलॉजी अभी भी पेशेंट्स की बहुत अलग है, और उनकी नहीं है, तो जिनको वो दिखा रहे हैं वो उनके माइंड में डाल। एक वर्ड बोला तो थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में, इन्फ्लुएंसर्स, तो वो हम लोग बन नहीं सकते अभी, बट हम लोग इन्फ्लुएंस ये कर सकते हैं अपने दर्शकों को कि सही चीजों को चुने और बुद्धि का इस्तेमाल करें हमेशा। बिल्कुल, और बिल्कुल क्वालिफाइड डॉक्टर से सेल्फ मेडिकेशन ना करें, डॉक्टर को दिखा के तभी प्रॉपर ट्रीटमेंट है, तभी आप आयुर्वेद का पूरा लाभ उठा पाएंगे। अदरवाइज आयुर्वेद भी बदनाम होगा और खुद भी कहीं ना कहीं खड्डे में गिरेंगे। तो बहुत अच्छी बातें बताई आज डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा डिस्कशन रहेगा वैसे, बट अगर इसके ऊपर अगर आप 2 मिनट और समय दें, फीमेल्स बहुत आज की डेट में ना ये मेनोपॉज का डिस्कस करें, मेनोपॉज या जो पीरियड्स वगैरह में भी बहुत ज्यादा जैसे पेन रहता है, और बहुत सारी ऐसे कंसेप्शन की हम लोग अगर बात करें, प्रेगनेंसी कंसीव ही नहीं होती है। मेरे और भी जो पॉडकास्ट थे उसके अंदर भी उन्होंने डिस्कस किया था, क्या आयुर्वेद इसमें हेल्प कर सकता है? देखिए आज के टाइम में कंसीव नहीं होने के 2 रीजन है। सबसे बड़े रीजन मैं आपको बताऊं, एक तो वेट, ठीक है ना, ओवरवेट आज के टाइम में बहुत जल्दी हो रही है। दूसरा स्ट्रेस, दोनों चीजें। ठीक है जी। अब आयुर्वेद क्या बोलता है जी? आयुर्वेद, आप एक प्लांट लगाते हो कहीं पे भी, तो देखिए जी उसमें क्या चीजों की जरूरत है? पानी और धूप, मिट्टी, आपको बीज अच्छा होना चाहिए, भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है जी। तो स्पर्म और ओवम ठीक होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। दूसरा आपको जमीन अच्छी होनी चाहिए, वो जहाँ पे आप वो प्लांट लगा रहे हो, तो यूट्रस एकदम ठीक होना चाहिए, वो लूज नहीं होना चाहिए, यूट्रस एकदम परफेक्ट होना चाहिए, है। तीसरा है जहाँ पे आप लगा रहे हो वहाँ का वातावरण कैसा है, तो तीसरा हो गया आप जो कंसीव करने जा रहे हैं उन दोनों के रिलेशन कैसे हैं, आसपास का एटमॉस्फेयर कैसा है, घर में कितना स्ट्रेस है, कितनी लड़ाई है, बाहर की कितनी लड़ाई है, घर में कितनी आ रही है, वो सब चीजें मिलके फिर जाके कहीं वो प्लांट तैयार होता है, ग्रो होता है। तो अब इस चीज पे तो कोई ध्यान दे नहीं रहा जी, सीधा सीधा IVF चल रहा है, सीधा सीधा चल रहा है, और शुरुआत से ही कोशिश वही होती है। तो इस टॉपिक पे मुझे लगता है कि फिर नेक्स्ट सेशन करेंगे, तब डिस्कस करेंगे, लंबा टॉपिक है। हाँ, इस पे थोड़ा सा अच्छे से डिस्कशन किया जा सकता है, क्योंकि इसमें भी बहुत कुछ, बहुत फीमेल्स हैं जो कहीं ना कहीं पे ना इसके ऊपर डिस्कस भी नहीं कर पाते। अगर आपने जो ये प्लांट का एग्जांपल दिया, तो बिल्कुल यही चीज यही है जी, और आयुर्वेद में ये लिखा है, ये लिखा है, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं, बिल्कुल ये पूरा लिखा है आयुर्वेद में कि भाई ऐसे करके तुम्हें प्लान करना होगा। तो कभी फोन करके डालिए। चलिए करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और जो है आप आए डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद आपका, अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इतनी सारी बातें की। मतलब आयुर्वेद से मैं तो हमेशा फैसिनेट रहती हूँ जब से मैंने सुना है, और मैं जितना सुनती हूँ मुझे लगता है इतनी सारी नॉलेज हमारे पहले से थी, और वो मतलब एकदम से गायब हो गई, हम लोग उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। इतनी सारी चीजें पहले ही बताई गई है, मतलब तो हम बीमार ही ना हो इस हिसाब से वो डेवलप किया गया कि 100 वर्ष जी हैं। तो इतना अच्छा साइंस है, उसके लिए आपने इतनी सारी बातें बचाई, तो उसके लिए थैंक यू। बहुत धन्यवाद।